हेलो, हो गया? चलिए, जय श्री महाकाल साथियों, मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RWA परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और बताइए सभी कमेंट करके कि आपकी जो जीत की तैयारी है, यूपीएसआई की जो इस बार वर्दी में आपको मिलने वाली है, उसकी जीत की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। शिवानी राजपूत, मुकेश जी, मोनू, विशाल, श्रद्धा, अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को जय श्री महाकाल, सभी को जय हिंद, सभी को हेलो, गुड इवनिंग। रिया, शीतल, प्रियांशी, सभी साथियों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चलिए, कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और फिर हम कक्षा की विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, निकिता यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कमल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। चलिए, सभी को हेलो, सभी को राधे कृष्णा, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम आज की कवायद कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको कल मुद्रास्फीति चैप्टर शुरू किया था, यानी कि इन्फ्लेशन या महंगाई चैप्टर जो है वो शुरू करके बताया था। और महंगाई का आज दूसरा पार्ट है, ठीक है, या मुद्रास्फीति का आज दूसरा पार्ट है जिसको हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए जरा दोस्तों मैं बता देता हूं। इन्फ्लेशन के अंतर्गत कल हमने परिचय पढ़ लिया था, ठीक है। तो परिचय वाली जो चीजें थी वो हमने पूरी कर ली थी, यानी कि परिचय हमारा पूरा हो गया था। वहीं इसके प्रकारों की अगर हम बात करें तो प्रकारों को भी हमने पढ़ लिया था। प्रकारों में दो प्रकार हमने पढ़े थे। सबसे पहला तो मांग प्रेरित या मांग जनित या डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था लागत जनित या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जो है, इसको हमने पढ़ लिया था। आज हम इसी के प्रकारों में गति के आधार पर भी कुछ मुद्रास्फीति होगी, जिसमें आपने सुना होगा कूदती हुई मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन बोल सकते हैं हम लोग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। वहीं इनके कारणों को हम यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि कारण हमने यहां पर भी दोनों जगह पढ़ने की कोशिश की है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस कारण से होती है और आपकी जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है ये किस कारण से होती है यहां पर भी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी रीजन होते हैं महंगाई के। तो वो सारी बातें यहां पर पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। उसके बाद हम इसके प्रभावों की बात करेंगे, इसके सकारात्मक प्रभाव और इसके नकारात्मक प्रभाव दोनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसका मापन कैसे किया जाता है इसकी हम बात करेंगे, और ये इंडेक्स क्या होता है, जो भी इंडेक्स हम आगे पढ़ेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। जब ये कर लेंगे तो हमारा मुद्रास्फीति चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उम्मीद है कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो भी जाएगा, ठीक है। फिर हम बैंकिंग जो चैप्टर है नया वाला उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। अब हमसे जुड़ जाइए सभी लोग, और अब हम विधिवत रूप से कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं थोड़ा सा कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। हमने पिछली बार पढ़ा था मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और मैंने आपको यह बताया था कि जब डिमांड बढ़ती है लोगों की, वो चाहे जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बढ़े, चाहे आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए, चाहे वह सरकारी खर्च या फिजिकल डेफिसिट या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाए, तो भी डिमांड बढ़ सकती है। या और भी जितने भी कारण है, वेतन बढ़ जाए, टैक्स कम हो जाए, जो डायरेक्ट टैक्स है वो, ये सारी बातों से मांग बढ़ जाती है। और मांग बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार की जो वृद्धि है वो क्या कहलाती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाती है। दूसरा मैंने आपको यह बताया था लागत जनित मुद्रास्फीति या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। एक ही बात है, जनित या प्रेरित एक ही शब्द यूज किया जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द पुल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हो रही होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है उसमें जो फैक्टर लगते हैं किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, या हम कहें कि उनकी लागत जो है, उनकी कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। जैसे रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें बढ़ जाएगी, जैसे मजदूरी दर है वो बढ़ जाएगा, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से किसी भी वस्तु या सेवा की जो कीमतें हैं या गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको वहां पर समझ में आ गई थी। आज जिस चीज की हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वह है गति के आधार पर इन्फ्लेशन, ठीक है। गति के आधार पर इन्फ्लेशन से मेरा मतलब है कि कुछ गति भी होती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, रेंग रेंग के चलेगा। रेंगे है ना, अपने हाथ और पांव पर वो रेंग रेंग कर चलेगा। तो उसी को हम क्रीपिंग शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीपिंग शब्द। जब वो रेंगना शुरू कर देता है, धीरे धीरे जब रेंगता है तो रेंगने के बाद फिर चलना शुरू करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे, वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो जब चलना शुरू करेगा तो वॉकिंग इन्फ्लेशन कहलाएगी। वहीं पर जब चलेगा तो चलने के बाद फिर वो दौड़ना शुरू कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो रनिंग इन्फ्लेशन यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर वो जब दौड़ेगा तो दौड़ने के साथ साथ फिर कूदना भी शुरू कर देगा, जिसे हम गैलोपिंग
इन्फ्लेशन कहते हैं, या कूदती हुई मुद्रास्फीति भी इसको हिंदी में हम कहते हैं। उसके बाद एक और इसका अंतिम चरण आता है जिसे हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारी जो बातें हैं इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसको विधिवत रूप से पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा हेडिंग है गति के आधार पर मुद्रास्फीति। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। आज हम इसको खत्म कर देंगे, मुद्रास्फीति, और बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको समझ लिया तो काम आपका बन जाएगा। चलिए दोस्तों, गति के आधार पर जो मुद्रास्फीति होती है वह कितने प्रकारों की होती है वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, गति के आधार पर मुद्रास्फीति दरअसल निम्न प्रकारों की हो सकती है। कौन कौन से प्रकारों की हो सकती है? तो पहले मैं यहां पर आपको चरण लिखवा देता हूं कि किन किन प्रकारों की होगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो चरण है वह है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई, ठीक है, या रेंगती हुई को ही हम एक और शब्द बोलते हैं, इसके लिए हिंदी शब्द है मंद मुद्रास्फीति। मंद, मंद मतलब धीमी। ठीक है, तो मंद या रेंगती हुई मुद्रास्फीति। और इसके लिए जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या है? क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है दोस्तों रेंगना। ठीक है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं उसका, क्रीपिंग आ गया। क्रीपिंग के बाद जो दूसरा चरण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्रीपिंग जब होगा, जब रेंगना चलना शुरू करेगा, तो रेंगने के बाद क्या करेगा? वो चलेगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन या चलती हुई मुद्रास्फीति। दूसरा चरण क्या है इसका? चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। और चलती हुई को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जब चलना शुरू कर देगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वॉकिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। जब चलेगा वो, तो चलने के बाद अगला जो क्रम है वो क्या रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, चलने के बाद जो अगला क्रम है वो दौड़ना होगा। ठीक है, तो तीसरा है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई, ठीक है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और दौड़ती को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। जब दौड़ना शुरू हो जाएगा तो दौड़ने के बाद में फिर वो कूदेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कूदती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, तो चौथा प्रकार क्या है इसका? कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई। और कूदती हुई मुद्रास्फीति को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? इसको हम जानेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन से। ठीक है, चलिए, कूदती हुई के बाद में फिर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसके बाद एक अगला चरण है और अंतिम चरण है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन, पांचवा चरण। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अति स्फीति। अति मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, अति स्फीति या अति मुद्रास्फीति ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने चरण हैं हमारे गति के आधार पर। स्पष्ट है यहां तक? चलिए, हाँ, जंपिंग का मतलब कूदती हुई हो गई। ठीक है, ये गैलोपिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं जंपिंग। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जंपिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट है? जंपिंग, विच वन इज गुड? सर सारी बातें करेंगे अस्मिता जी, टेंशन ना लीजिए। अभी केवल आपको यह समझ में आया कि गति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली रेंगती है। इसको कैसे याद करेंगे? तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है? रेंगना शुरू करता है, तो रेंगने को हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो चलना शुरू करता है। ठीक है, और जब चलना शुरू कर देता है तो उसके बाद फिर वो दौड़ना शुरू करता है, और दौड़ने के बाद फिर क्या करता है? कूदना शुरू करता है, और फिर तो उधम मचाता ही मचाता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार जो है आपके वो गति के आधार पर इन्फ्लेशन होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक बात को यहां पर पढ़ने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं हेडिंग डालता हूं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्या बोलूंगा? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला हेडिंग है मेरा रेंगती हुई मुद्रास्फीति। चलिए, अब सबसे पहला हेडिंग डाल करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। रेंगती हुई, ठीक है, मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति। और रेंगती हुई के लिए शब्द क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए शब्द है क्रीपिंग इन्फ्लेशन।
क्या शब्द है इसके लिए? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आइए रेंगती हुई मुद्रास्फीति के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको व्यवस्थित रूप में। आइए, ठीक है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इसमें जरा हम पहला बिंदु लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। यह जो अर्थव्यवस्था होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें लिखेंगे यह 3% या इससे कम, या इससे कम, यह 3% या इससे कम होती है। ठीक है, इससे कम होती है, और यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतर होती है। ठीक है, तो अगला बिंदु है अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है, सर्वोत्तम है, अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कि 3% या इससे कम होगी। ध्यान रखिएगा, लेस देन 3%। ठीक है, लेस देन 3%, इसका मतलब है कि 3% तक हो सकती है, या तो 3% होगी या फिर इससे क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती है? अच्छी होती है, इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर के आती है, इकोनॉमी में हम कहें कि विकास लेकर के आती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए यहां पर हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, इतना ही केवल ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। दूसरा क्या था? चलती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, तो अगला यहां पर हेडिंग डाल लेता हूं मैं, चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति, और चलती हुई मुद्रास्फीति जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब मुझे बताइए, चलती हुई मुद्रास्फीति में क्या चीज आएगी? तो समझना जरा, चलती हुई मुद्रास्फीति में क्या चीजें आने वाली है, उसको जरा समझने की कोशिश करना। चलिए देखिएगा जरा, चलती हुई मुद्रास्फीति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर केवल एक ही बात का है, और वो बात क्या है? कि 3% से अधिक होगी। लेकिन 3% से कितने परसेंट के बीच में होगी, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जरा लिखिएगा 3% से 10% तक। इसमें मुद्रास्फीति दर कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, तो इसमें मुद्रास्फीति दर, इसमें इन्फ्लेशन रेट, ऐसा भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, है ना, इन्फ्लेशन रेट या इन्फ्लेशन दर 3% से 10%, 3% से 10% तक होती है। ठीक है, और यह चेतावनी देता है कि भैया महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, यह चेतावनी देता है कि महंगाई जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यह ध्यान रखना है आपको। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, आपको शायद दिक्कत आ रही है। आप ठीक है, आप दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो 3% से लगा करके 10% तक की जो इन्फ्लेशन है वह इसके अंतर्गत आती है, और यह चेतावनी है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी है। ठीक है, अगला बिंदु लिखिएगा, अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी, यह वार्निंग देती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या है? कि भैया अब ज्यादा खतरनाक स्थिति हो रही है या स्थिति बिगड़ने जैसी है, तो अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी होती है। आपको दोस्तों ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको केवल यह ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन रेट कितना है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये 3% क्या है? तो ध्यान रखिएगा, महंगाई है। यह महंगाई किसी एक बास्केट की हो सकती है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो ये 3% क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि किसी पेन की कीमत 5 रुपए है। कितने रुपए है? 5 रुपए। ठीक है, ये 2005 में कीमत है, ये किसी पेन की कीमत 2005 में कितनी है? 5 रुपए है। और 2007 में, समझिएगा जरा, 2007 में इसकी जो कीमत है वह 1% बढ़ जाती है। मुझे बताइए 5% का 1% कितना होगा? या इसको और थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, मान लीजिए किसी 2005 में किसी वस्तु या पेन की कीमत जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, और 2007 में जो है वह 10% वृद्धि हो जाती है और 110 रुपए हो जाती है कीमत। 10% यही होगा, 10 रुपए ऐड हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहां पर 10% वृद्धि हुई है। तो जो 10% वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा, वो वृद्धि क्या कहलाती है? चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु या सेवा की कीमतों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, यही प्रतिशत यहां पर दे रखा है आपका। ठीक है, यह सेकंड चैप्टर है मुद्रास्फीति का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलती हुई मुद्रास्फीति में
दर कितनी होती है, तो 3% से लगा करके 10% होती है, इतनी बात ध्यान रखना है। सबसे पहला रेंगती हुई में क्या हो गई, तो रेंगती हुई में 3% या 3% से कम होती है। चलती हुई में क्या होगा, तो 3% या 3% से लगा करके 10% तक की जो स्थिति है वह चलती हुई मुद्रास्फीति के अंतर्गत होती है। ठीक है, चलिए अगली हम बात कर लेते हैं जरा। अगला है तीसरा प्रकार है, और तीसरा प्रकार क्या है आपका, तो ध्यान रखिएगा दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, क्योंकि चल भी लिया अब बंदा, अब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है, तो लिखते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति के लिए एक शब्द क्या है, रनिंग, रनिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको, रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, ये लीजिए दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अब देखिएगा जरा दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में क्या लिखना है, तो 10% हो गई है, यहां पर 10% से लगा करके लगभग 20% महंगाई होती है, तो लिखिएगा 10% से लगाकर 10% से 20% तक मुद्रास्फीति, तक मुद्रास्फीति या वस्तु या सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। ठीक है, यह भी हम कह सकते हैं 10 से 20% तक मुद्रास्फीति या वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, या वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, की कीमतों में वृद्धि। ठीक है, अगर किसी वस्तु या सेवा की कीमत जो है वह 10% से लगा करके 20% बढ़ जाए तो हम क्या कहेंगे, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है, और यह अर्थव्यवस्था के लिए खराब होती है। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के लिए या अर्थव्यवस्था को चेतावनी देती है, यह भी अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है कि भैया अब स्थिति खराब होने वाली है। अर्थव्यवस्था को चेतावनी प्रदान करती है, चेतावनी मतलब वार्निंग। ठीक है, तो यह अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको चीजें स्पष्ट हो रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, ये तो हो गई आपकी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति बोलेंगे। दिखाई दे रहा है आपको। चलिए, तो दौड़ने के बाद में फिर क्या होगा, अगला मुद्रास्फीति का प्रकार क्या है, तो दौड़ ली, अब दौड़ने के बाद क्या होगी, कूदेगी, तो अगला लिखिएगा चौथा, कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई, कूदती हुई मुद्रास्फीति। यहां से क्वेश्चन आते हैं भैया, ध्यान रखना। कूदती हुई मुद्रास्फीति अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं पुनः समझा दूंगा, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। कूदती हुई मुद्रास्फीति को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग, या फिर एक और आपने ही नाम बताया, जंपिंग। क्या बोलेंगे इसको, जंपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जंपिंग इन्फ्लेशन जो है इसके अंतर्गत आएगी। चलिए, कूदती हुई मुद्रास्फीति में क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर भी हमें दर ही याद रखना है केवल। तो मुझे बताइए, अगर 10 से 20% यहां है तो कूदने में क्या होगा, ध्यान रखिएगा 20% से लगा करके, इसमें लिखिएगा, इसमें वस्तु और सेवाएं, इसमें वस्तुएं और सेवाएं, इसमें वस्तुएं और सेवाएं 20% से लगाकर 20% से लगाकर 100% तक महंगी होती है। तक महंगी होती है। आ रही बात समझ में, तो 20% से लगा करके 100% तक वस्तु जो है वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये होगा 20% से ज्यादा ही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल, एक बार और मैं आपको बता दूंगा अश्रुति जी, है ना। चलिए, ये तो हो गया कूदती हुई मुद्रास्फीति, और एक अंतिम मुद्रास्फीति है जिसे हम लिखना चाहेंगे। ठीक है, कूदने के बाद में क्या होगा, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो यहां पर 5वां बिंदु में लिख देता हूं, एक बार पुनः रिपीट कर दूंगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सभी लोग क्लास में टाइम से आ जाया करो तो सब समझ में आएगा। ठीक है, अगला है अति मुद्रास्फीति, या अति स्फीति भी बोल सकते हैं, अति मुद्रास्फीति, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, जरा देखिएगा यहां पर सभी लोग,
यहीं पर मैं लिख देता हूं कि हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइपर इन्फ्लेशन में जो चीज है वो समझिएगा कि इसमें जो वार्षिक वृद्धि है, ठीक है, लिखिएगा वार्षिक वृद्धि, ये सारी की सारी वार्षिक वृद्धि है, ध्यान रखिएगा, एनुअल ग्रोथ है ना, वार्षिक वृद्धि 100% से अधिक, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कि 100% से अधिक अगर किसी वस्तु या सेवाओं की कीमतें हो जाए तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, अति मुद्रास्फीति कहेंगे, ठीक है। और ये अत्यधिक, इसमें क्या होता है, अत्यधिक मुद्रा जारी होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें अत्यधिक मुद्रा जारी होती है, इसमें अत्यधिक मुद्रा जारी होती है। इसका मतलब क्या है जरा वो समझिएगा, ठीक है, एक एक बिंदु को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए पहले एक बार समझ लीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, मैं पुनः आपको एक बार समझा देता हूं। चलिए आइए जरा देखिए दोस्तों, मैंने इसके जो कॉन्सेप्ट है पहले वहां पर पहुंचो आप। मैंने आपको यह बताया था कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो मैंने ये कहा था कि मुद्रास्फीति जो है वह महंगाई को कहते हैं, या वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो वृद्धि हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मेरे हाथ में जो पेन है ये 2005 में 5 रुपए का मिलता था, फिर 2010 में इसकी कीमत मान लीजिए 10 रुपए हो गई है, फिर 2012 में इसकी कीमत जो है 13 रुपए हो गई है, ठीक है, और 2015 में इसकी जो कीमत है वह 17 रुपए हो गई है, और वर्तमान में 2023 में यह मान लीजिए 20 रुपए का मिलता है। तो ये लगातार कीमतों में वृद्धि हो रही ना, और जब लगातार कीमतों में वृद्धि होती है तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, स्पष्ट है यहां तक। चलिए उसके बाद में देखिएगा जरा, उसके बाद में अगली हम चर्चा कर लेते हैं कि मुद्रास्फीति के प्रकार कितने होते हैं। और मुद्रास्फीति के मैंने 2 प्रकार बताया आपको, लागत जनित और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। उसके बाद गति के आधार पर कुछ प्रकार है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की वैल्यू जो है वो क्या होती है, कम होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर वही शब्द प्रयोग किया गया है, जो अंतिम बात थी वह इसी से संबंधित थी। वहां पर ज्यादा से ज्यादा मुद्रा जारी की जाती क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह ज्यादा से ज्यादा मुद्रा जारी करेगा। उसका मतलब क्या है, हाँ लास्ट वाले बिंदु पर भी मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे आऊंगा, ठीक है। पहले आप ये समझिएगा कि गति के आधार पर मुद्रास्फीति जो है वह 5 प्रकारों की है। सबसे पहला आपको समझ में आया, रेंगती हुई मुद्रास्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंतर्गत क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें वार्षिक वृद्धि जो है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वह 3% होगी या इससे कम होगी, 3% या इससे क्या होगी, या इससे कम, ठीक है। उसके बाद में जो चलती हुई मुद्रास्फीति, ध्यान रखिएगा, इसमें जो वार्षिक वृद्धि है वो 3% से अधिक, 3% से लगा करके कितना परसेंट है, 10% तक है, ठीक है। दौड़ती हुई में कितना है, तो ध्यान रखिएगा, दौड़ती हुई में 10% से लगा करके 20%, इसमें दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में आएगा। कूदती हुई में कितना आएगा, तो मैंने आपको बताया कूदती हुई में 20% से लगा करके 100%। आ रही बात समझ में। और हाइपर इन्फ्लेशन में क्या आएगा, तो हाइपर इन्फ्लेशन में आएगा 100% से अधिक, 100% से अधिक या 100% से ज्यादा, ठीक है, इसमें आएगा। और मैंने आपको एक अंतिम बिंदु इसमें पढ़ाया था, जरा एक बार वो भी देख लीजिएगा। यही है कि अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। पूछा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी मुद्रास्फीति सबसे अच्छी होती है, तो ध्यान रखिएगा पहली वाली ही अच्छी होती है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति अच्छी होती है। बिल्कुल। विशाल जी पूछ रहे हैं कि सर अत्यधिक मुद्रा जारी करने का मतलब क्या है, बताऊंगा, निश्चिंत रहे, बताऊंगा, ठीक है। तो चलती हुई मुद्रास्फीति में मैंने दर बताई आपको, ये सारी दरें आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दौड़ती हुई बताई, कूदती हुई बताई और अति मुद्रास्फीति बताई। अब देखिए यहां पर एक बात लिखी हुई है, वार्षिक वृद्धि दर 100% से अधिक या किसी भी वस्तु और सेवाओं की कीमतें 100% से अधिक अगर बढ़ जाती है तो वह किसमें आती है, अति मुद्रास्फीति में या हाइपर इन्फ्लेशन में आती है, और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेकार होती है, ठीक है। अब समझिए यहां पर दूसरा बिंदु जो लिखा हुआ है, यहां पर जो दूसरा बिंदु लिखा हुआ है उसका मतलब है इसमें अत्यधिक मुद्रा जारी होती है। मुझे एक बात बताइएगा, आपने परचेसिंग पावर शब्द सुना है ना, परचेसिंग पावर, मैंने आपको बताया था क्रय शक्ति, ठीक है, मुद्रा की क्रय शक्ति, मैंने आपको बताया था मुद्रा की क्रय शक्ति। एक बार पुनः देख लीजिएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति, ठीक है। और मुद्रा की क्रय शक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, परचेसिंग पावर। क्या बोलेंगे इसको हम कहेंगे परचेसिंग पावर ऑफ मनी। देखो भैया एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, इसका मतलब क्या होता है जरा ये समझिएगा। मुझे एक बात बताइए, परचेसिंग पावर ऑफ मनी का मतलब ये होता है
कि जो इकाई मुद्रा है, इकाई का मतलब क्या है जरा वो भी समझ लो। यहां पर इकाई का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर अगर मेरे पास 1 रुपया है, समझिएगा 1 रुपया है, और 1 रुपये से मैं बहुत सारी वस्तुएं खरीद लेता हूं, ठीक है, 1 रुपये से मैं वस्तुएं खरीद लेता हूं। समझना कि मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं, जैसे मैंने वस्तुओं में क्या खरीदा, आम खरीद लिए, ठीक है, मैंने सेवफल भी खरीद लिया, ठीक है, और मैंने अनार भी खरीद लिया, ठीक है, मैंने कुछ केले भी खरीद लिए, ठीक है, मैंने कुछ पुस्तकें भी खरीद ली। मान लीजिए, ऐसा तो होता नहीं है, काल्पनिक चीज है, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैंने पुस्तकें भी खरीद ली, उसके बाद मैंने कार भी खरीद ली, मान लीजिए मैंने कार भी खरीद ली, मैंने जो है साइकिल भी खरीद ली, ठीक है, इतनी सारी वस्तुएं मैं 1 रुपये में लेके आ जाता हूं, ठीक है। एक समय ऐसा है कि इतनी सारी वस्तुएं मैं 1 रुपये में लेके आ जाता हूं, तो मैं कहूंगा कि यहां पर 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1 रुपये की सहायता से मैं बहुत सारी वस्तुएं खरीद लेता हूं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो क्रय शक्ति है मुद्रा की वो ज्यादा है, यहां पर परचेसिंग पावर क्या है, ज्यादा है। फिर पता चला कि किसी समय ऐसा हुआ कि 1 रुपये से, समझिएगा, किसी समय ऐसा हुआ कि इसी 1 रुपये से जब मैं बाजार में गया तब मुझे केवल और केवल कुछ वस्तुएं ही मिली। जैसे मान लीजिए मैं गया तो मुझे केवल पुस्तक मिली और मुझे केवल आम मिले, मतलब मुझे जो वस्तुओं की संख्या है वो कम मिली। तो मैं एक बात ये कहूंगा कि यहां पर जो मुद्रा की परचेसिंग पावर है वो क्या है, कम है। आ रही बात समझ में? यहां पर मुद्रा की परचेसिंग पावर क्या है, कम है, और यहां पर मुद्रा की परचेसिंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो इसको हम कहते हैं मुद्रा की परचेसिंग पावर या मुद्रा की क्रय शक्ति। मुझे एक बात बताइए, अगर मुद्रा की परचेसिंग पावर कम रहेगी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे पैटीज खाना है, तो पैटीज अगर मुद्रा की परचेसिंग पावर ज्यादा होगी तो 1 रुपया या 2 रुपया या कम से कम रुपये में मैं पैटीज खा लूंगा। लेकिन अगर मुद्रा की परचेसिंग पावर बहुत ही ज्यादा कम होगी तो फिर मुझे मेरे दोनों जेब भर करके ले जाने पड़ेंगे, और हो सकता है कि मुझे बैग में पूरे बैग में पैसे भर के ले जाने पड़े केवल एक पैटीज लेने के लिए। आ रही बात समझ में? तो यही यहां पर लिखा हुआ है, यही शब्द यहां पर लिखा हुआ है, और वो ये लिखा हुआ है कि जितनी ज्यादा मुद्रास्फीति रहेगी, अगर मुद्रास्फीति 100% से ज्यादा है तो हमें ज्यादा से ज्यादा रुपये छापने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा रुपये जो है वह जारी करने पड़ेंगे। तो इसमें अत्यधिक मुद्रा जारी होती है, और मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास में है, आरबीआई के पास में है। केंद्रीय बैंक कौन सी है, हमारी आरबीआई है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, एक जना कमेंट भी कर रहा है अनूप जी कि वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, ठीक है, बरुंडी, ऐसे जो देश है ना वो इसी दौर से गुजरे हुए हैं, ठीक है, अति मुद्रास्फीति के दौर से गुजरे हुए हैं। चलिए, आज के टाइम पर कौन सी मुद्रास्फीति चल रही है? देखिए, हमारे भारत में जो वर्तमान समय में मुद्रास्फीति चल रही है वह आपकी क्रीपिंग इन्फ्लेशन चल रही है। कौन सी चल रही है? क्रीपिंग, यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति चल रही है। स्पष्ट है? चलिए, यहां तक समझ में आया आपको? कमेंट करके बताइए जरा। सर जीएनपी जीडीपी को ऐड करना, अरे मेरे भाई पढ़ेंगे विपुल जी, टेंशन क्यों ले रहे हो, राष्ट्रीय आय का चैप्टर तो आने दो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अस्मिता जी समझ में आया आपको? अस्मिता जी, आपका क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मुद्रास्फीति इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो ये मुद्रास्फीति के गति के आधार पर प्रकार मैंने आपको बता दिए। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कारणों की, ठीक है। तो मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हैं इसकी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब अगला जो हेडिंग है वह लिखते हैं हम मुद्रास्फीति के कारण। हालांकि हम कारण पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ठीक है। इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या कारण है जरा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चर्चा तो हम कर चुके हैं इसे, लेकिन फिर भी चलिए, सबसे पहली हम बात करते हैं कारणों में। तो इसके 3 कारण विशेष रूप से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्या कारण है? महंगाई का। तो महंगाई का सबसे पहला कारण डिमांड, जो मांग है ना, वो ज्यादा हो जाए सप्लाई की तुलना में। ये हम कल भी पढ़ चुके थे, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं इसको, ठीक है। यहां पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूं कि मांग जो है वो अगर आपूर्ति या पूर्ति की तुलना में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे कि जब मांग ज्यादा हो जाएगी सप्लाई की तुलना में, तब इसे हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे। क्या कहेंगे इस स्थिति को? मुद्रास्फीति या महंगाई कहेंगे। तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। सबसे पहला कारण ये था, ठीक है। मेरे ख्याल से पहला कारण आपको समझ में आया है कि भंडारण अंडारण सब आएगा, चिंता मत करो। अभी पहले देखो, मांग अगर बढ़ जाएगी,
अगर मांग बढ़ जाएगी और आपूर्ति कम हो जाएगी तो महंगी चीज हो जाएगी, ठीक है। अगर, और मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कि अगर 100 बोतलों की मांग हो जाए, 100 जो बोतल है पीने की उसकी मांग हो जाए और बोतलों की संख्या केवल और केवल 50 है, उसकी आपूर्ति केवल 50 है, तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मैं ज्यादा पैसे दे करके बोतल को खरीद लूं, ठीक है। तो इसी को हम महंगाई बोलेंगे, ठीक है। अगला देखिए जरा, पहली बात तो यह थी। दूसरी बात क्या थी उसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो दूसरी बात यह थी दोस्तों, दूसरी बात जो थी वो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी यह थी कि अगर कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट या कॉस्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लागत, अगर लागत में वृद्धि हो जाए, ठीक है, लागत में वृद्धि हो जाए, ठीक है, अगर लागत में वृद्धि हो जाए या हम कहें कि फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाए, फैक्टर कॉस्ट मतलब लागत, फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, तो भी हम कहेंगे कि यार चीजें क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, चीजें क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा यह कारण है इसका, जो कि मैं आपको बता चुका था। और तीसरा क्या कारण है वो जरा समझिएगा। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है उसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। तीसरे कुछ कारण हैं जिनको मैं यहां लिखवा देता हूं अन्य कारण में, ठीक है। और अन्य कारण में सबसे पहला जो कारण है ना, मान लीजिए कहीं आपदा आ गई, आपदा, ठीक है, आपदा को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर, ठीक है। कहीं पर आपदा आ गई, आपदा में बाढ़ हो सकता है, ठीक है, आपदा में क्या हो सकती है, बाढ़ हो सकती है, ठीक है, या फिर सुनामी हो सकती है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, बादल का फटना हो सकता है, भैया क्लाउड आजकल बहुत ज्यादा फट रहे हैं तो बादल फटना हो सकता है, ठीक है, या फिर भूस्खलन हो सकता है, भूमि जो खिसक जाती है ना, भूस्खलन, स्लाइडिंग हम लोग बोलेंगे, लैंड स्लाइडिंग, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हो सकती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग, ठीक है। जो आपके पर्वत है वो अगर खिसक गए हैं, ठीक है, और रास्ते पर जो है मलबा आ गया है, मिट्टी आ गई है, तो ये सारी बातें हैं, तो ये आपदा है। आपने देखा होगा केदारनाथ 2013 में जो आपदा हुई थी, उसमें बादल फट गए थे और जो केदारनाथ के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बहुत सारे लोग जो है बेचारे वो भूखे मर गए थे, बहुत सारे तो बाढ़ में पानी के बहाव के कारण मर गए, बादलों के फटने के कारण मर गए, सारी बातें ये सारी है ना। तो यहां पर ये हो गया, बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई है, या फिर सूखा पड़ गया, सूखा के कारण भी आपदा का एक प्रकार है सूखा, ठीक है। तो सूखा अगर पड़ गया है तो भी चीजें महंगी हो जाएगी, ठीक है, महंगी हो जाएगी। कैसे महंगी हो जाएगी, अगर सूखा पड़ गया तो फिर फसलें नहीं होगी, और फसलें नहीं होगी तो लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो फिर चीजें महंगी हो जाएगी, सारी बातें, ठीक है, वो खरीद नहीं पाएंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई। आपदा के कारण भी क्या होती है, चीजें महंगी होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहां पर समझना, आपदा के साथ साथ जो आपका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को हम बोलते हैं कच्चा तेल, कच्चा तेल या कच्चे तेल, ठीक है। तो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल का मतलब है कि जो उद्योगों में जो कच्चा तेल लगता है, ईंधन जो लगता है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सबसे ज्यादा आयात ही क्रूड ऑयल का करते हैं, क्योंकि जितने भी उद्योग है हमारे भारत में वो सारे के सारे जो है वह इससे संबंधित है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इसमें अगर वृद्धि हो गई तो भी एक समस्या यहां पर बन जाएगी। उसके बाद आप लोग बहुत सारे लोग एक बार बार मुझे जवाब दे रहे थे, भंडारण, भंडारण को हम लोग क्या बोल देंगे, स्टोरेज। जो हम कहें कि जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग अगर वस्तुओं और सेवाओं का अपने पास भंडारण कर देता है, या इसी को हम लोग एक और शब्द में जानते हैं जमाखोरी, क्या बोलेंगे इसको, जमाखोरी। अगर वो अपने पास में जमा कर लेता है चीजें बहुत सारी, जैसे प्याज व्याज अगर मान लो खरीदता है तो उसने क्या किया कि अपने गोदाम में प्याज भर लिए, आलू भर लिए, और मार्केट में इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई बंद हो जाएगी। जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो चीजें क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और जब चीजें महंगी होगी तब वो निकालेगा धीरे धीरे, जमाखोरी करेगा, ठीक है। और जमाखोरी करेगा और बाद में फिर महंगी दरों पर बेचेगा, तो महंगी दरों पर बेचेगा तो चीज तो महंगी हो गई ना, ठीक है। तो यहां पर भंडारण भी हो गया है। और क्या हो सकता है, तो और एक और बिंदु हो सकता है इसके अंदर अंतर्गत कि जो इंडस्ट्रियल है या औद्योगिक है, जो हमारे उद्योग है वह शांत हो जाए, ठीक है। तो औद्योगिक अशांति हम बोल सकते हैं, औद्योगिक अशांति को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, यानी कि हमारे जो उद्योग है वो पूरी तरह से ठप पड़े हो। और उद्योग ठप कब पड़ेंगे, समझना इस बात को, उद्योग ठप कब पड़ेंगे, जब प्राकृतिक संसाधन से हमें चीजें नहीं मिलेगी या प्राथमिक क्षेत्र से चीजें नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी सेक्टर जो है, ध्यान रखने आप, प्राइमरी सेक्टर जो है ये कच्चा माल किसको प्रदान करता है, सेकेंडरी सेक्टर को,
और प्राइमरी सेक्टर को कृषि क्षेत्र कहते हैं। अगर कृषि का उत्पादन ठीक नहीं हुआ, अगर मान लो बरसात ही नहीं हुई, मानसून ही नहीं हुआ, तो मुझे बताइए कृषि क्षेत्र में उत्पादन होगा क्या? नहीं होगा। और अगर कृषि क्षेत्र में उत्पादन नहीं हुआ तो उद्योगों में ये चीजें जाएगी क्या? जब उद्योगों में चीजें जाएगी ही नहीं, मान लीजिए किसी वर्ष गेहूं का उत्पादन कम हुआ या पानी की वजह से गेहूं का उत्पादन हुआ ही नहीं, न के बराबर हुआ, तो उद्योगों में जाएगा ही नहीं। और जब उद्योगों में नहीं जाएगा तो न तो ब्रेड मिलेगा, न बिस्किट मिलेगा, न कोई और उत्पाद मिलेगा जो गेहूं से बनता हो। आ रही बात समझ में? वहीं अगर हम बात करें कपास का उत्पादन नहीं हुआ या कम हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर या उद्योगों में कपास भी कम पहुंचेगा। और जब कपास कम पहुंचेगा तो मुझे बताइए कपड़े का उत्पादन कम होगा। और जब कपड़े का उत्पादन कम होगा तो उसकी चीजें क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। ठीक है, या कपड़ा क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। वैसे ही ब्रेड भी महंगा हो जाएगा। तो ये भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको सामने आ जाती है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हो रही होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? कमेंट करके जरा बताइए, यहां तक आपको सबको समझ में आ रहा है? सर टमाटर 260 रुपये किलो हो गया था। बिल्कुल हो गया था। टमाटर 260 रुपये किलो क्यों हुआ था? क्योंकि टमाटर की जो आवक है वो कम हो गई थी, यानी कि टमाटर का उत्पादन क्या हो गया था? कम हो गया था। उत्पादन क्या हो गया था? कम हो गया था। आपने 2019 में एक चर्चा सुनी होगी कि प्याज की कीमतें भी 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो हो गई थी। याद है आपको? 2019-20 की बात कर रहा हूं मैं, कोविड से पहले की। तो प्याज की, ऐसा तो नहीं है कि प्याज का उत्पादन ही खत्म हो गया होगा, था, लेकिन प्याज का उत्पादन क्या हो गया? प्राथमिक रूप से कम हो गया। भूमि में जो प्याज होता है उसका उत्पादन कम हो गया और लोगों ने जमाखोरी कर ली। लोगों ने अपने अपने जो वेयर हाउसेस है उसको भर लिया। ठीक है, तो यहां पर भी ये सारी बात समझ में आ गई है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बात आपको समझ में आई? ये जो मैंने सारी बातें बताई है वो समझ में आई क्या आपको? अगर ये बातें आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, बहुत बढ़िया है ना, क्लियर है गुरुजी। चलिए, बहुत बढ़िया है ना सभी को। किसी को भी अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं यहीं पर आपको क्लियर करूंगा। जीडीपी क्या होती है? नितिन जी धैर्य रखो मेरे भाई, ये चैप्टर जैसे ही होगा फिर हम बैंक पढ़ेंगे और बैंक के बाद फिर नेशनल इनकम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सर फोरकास्ट बढ़ा दीजिए। आपदा फिर से समझा दें। आपदा का मतलब होता है डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब ये होता है कि अगर बाढ़ आ गई या सुनामी आ गई या बादल फट गए। अगर बादल फट गए हैं कहीं पर, जैसे कि बहुत सारी जगह में होता है, जोशीमठ में होता है, भूस्खलन हो जाता है, ठीक है, या केदारनाथ जैसी जगह जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर अचानक से बादल फट जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? लोग वहीं पर रह जाते हैं। या कोविड के समय देखते हैं, आपदा में कोविड भी तो आएगा। तो जो कोरोना का काल था वो एक आपदा थी। तो कोरोना के काल में क्या हुआ कि वायरस फैल रहा था और इस चक्कर में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और जब नहीं निकल पा रहे थे, जितना घर में था उतना ही खा पा रहे थे। और जब बाहर जाते भी थे तो चीजें महंगी मिलती थी, और चीजें महंगी मिलती थी तो वही महंगाई हो गई, मुद्रास्फीति हो गई। ठीक है, स्पष्ट है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसको आप जो लोग कह रहे हैं कि सर एक बार और, तो आप लोग वीडियो को रोक करके पुनः देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कारण इसके हो गए हैं, अब हम कारणों से आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब कारण के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रभाव पढ़ेंगे। चलिए, तो अगला मेरा प्रश्न आपसे है दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि महंगाई अच्छी होती है या बुरी होती है? ये बताइए, महंगाई अच्छी होती है कि बुरी होती है? इसका जवाब दीजिए मुझे जल्दी से कमेंट करके। तो मैं प्रभाव की ओर बात कर लेता हूं। प्रभाव, और किसके प्रभाव की बात कर लूंगा? प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्ट। मुद्रास्फीति के प्रभाव की बात कर रहे हैं। बताइए कि जो महंगाई होती है वह अच्छी होती है या बुरी होती है? क्या होती है महंगाई? क्या कहेंगे आप इसको? अच्छी है या बुरी है? कमेंट करके बताइए सभी लोग। नहीं सर जी, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। चलिए देखिए इसमें खुशी जी, प्रभाव को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हम लोग डिवाइड करेंगे इसके सकारात्मक प्रभाव। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि सर अच्छी होती है महंगाई, लेकिन महंगाई डायन खायत जाते, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव। ठीक है, मैं अंग्रेजी शब्द नहीं लिख रहा हूं। चलिए यहां पर ध्यान रखिएगा जरा। इसके प्रभावों को हम दो रूपों में जानते हैं। ठीक है, और इसके सबसे पहला जो प्रभाव है उसको हम लिखेंगे सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब है अच्छा, और सकारात्मक को ही हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? लाभ। मतलब महंगाई के लाभ भी होंगे, इसका मतलब तो यही है। तो सकारात्मक प्रभाव में या लाभ में क्या आएगा? सकारात्मक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इफेक्ट,
ठीक है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि सर महंगाई तो बुरी चीज है, महंगाई तो बुरी चीज है, लेकिन यह सकारात्मक कैसे हो सकती है, यह लाभ कैसे दे सकती है। तो मुझे एक बात बताइए, इसको एक एग्जांपल से हम लोग फ्रेमिंग कर देते हैं। सभी लोग पहले अपने आप को एक फैक्ट्री का मालिक समझ लो, ठीक है। सभी लोग जो है अपने आप को एक फैक्ट्री का मालिक समझ लो, और आप खुद सोचिए जरा कि आपके पास एक पेन बनाने की फैक्ट्री है, और जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आप स्कूल जाने लगे हैं, ये कोई पेन है, फाइन ग्रिप का पेन होगा, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये पेन पहले भी 5 रुपए का आता था जब आप पढ़ते थे स्कूल में। 2005 में भी इसकी कीमत 5 रुपए थी। समझना जरा, 2005 में भी इस पेन की कीमत 5 रुपए थी जब आप स्कूल में पढ़ते थे, केजी फर्स्ट केजी सेकंड में। और जब 2010 में आप बड़े हो गए, जब 5वीं 6वीं कक्षा में आ गए, तब भी इसी पेन की कीमत 5 रुपए है, ठीक है। और आप उस पेन की फैक्ट्री के मालिक हैं, या आपके पिताजी मालिक है, ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं। 2015 में जब आप 10वीं कक्षा में आ गए, तब भी इसकी पेन की कीमत 5 रुपए है। ऐसा मान लेते हैं कि 5 रुपए इसकी कीमत है। उसके बाद में 2020 में जब आपका कॉलेज हुआ, तब भी इस पेन की कीमत 5 रुपए ही है। मुझे बताइए, क्या आपके पिताजी तब भी पेन का उत्पादन करेंगे, पेन की फैक्ट्री को चला के रखेंगे, या बंद कर देंगे, ठीक है, या बंद कर देंगे उसको? तो मुझे एक बात बताइए, जब कीमत 20 सालों के अंदर भी वही रहेगी, 5 रुपए में ही मिलेगा। मेरे पिताजी भी पढ़ के आगे निकल गए, तब भी 5 रुपए का मिल रहा था। अब मैं भी पढ़ लिया हूं, कॉलेज हो गया, तब भी 5 रुपए का मिल रहा है। तो मुझे बताइए, एक मोटिवेशन कहां मिलेगा मुझे? मेरी जो मोटिवेशन है वही खत्म हो जाएगा। अरे यार भाई, ये पहले भी 5 का था, आज भी 5 का है, तो मैं क्या उत्पादन करूंगा? क्या मेरे पिताजी पेन की फैक्ट्री को चला पाएंगे? तो नहीं चला पाएंगे दोस्तों। अगर ये पेन की कीमत 5 रुपए से बढ़कर के 10 रुपए भी हो जाती है, या 7 रुपए भी हो जाती है, या 8 रुपए भी हो जाती है, तो थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि यार हाँ, चीजें महंगी हो गई है। वैसे ही एक किसान का एग्जाम्पल समझिए। मुझे एक बात बताइए कि अगर गेहूं का या टमाटर का कोई भी एक उत्पाद ले लीजिए, गेहूं और टमाटर का जो मूल्य है वो एक रहता है, हमेशा एक जैसा ही रहता है, कि टमाटर जो है वह सालों साल 10 रुपए किलो ही बिकते हैं। और पता चला कि 2005 में भी 10 रुपए किलो था, 2010 में भी 10 रुपए किलो है, 12 में भी 10 रुपए किलो है, 15 में भी 10 रुपए किलो है। तो क्या किसान परिवार टमाटर का उत्पादन करेगा या गेहूं का उत्पादन करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। किसान परिवार या कोई भी परिवार यह चाहेगा कि उसका जो उत्पाद है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आ रही बात समझ में? वैसे ही फैक्ट्री मालिक भी ये चाहेगा, कोई बिजनेस करता है ना, वो भी ये चाहेगा कि भैया चीजें महंगी होना चाहिए। तो महंगी होगी चीजें, तो ध्यान रखिएगा बहुत सारे वर्गों के लिए हम कहेंगे फायदेमंद होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसके सकारात्मक प्रभाव में इसके पॉजिटिव इफेक्ट जो है वह निम्न लोगों के साथ में अच्छे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो व्यक्ति किसके लिए मुद्रास्फीति अच्छी होती है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसके लिए मुद्रास्फीति अच्छी होती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं, जो ऋणी होता है, ऋणी मतलब ऋण लेने वाला, ठीक है। ऋणी का मतलब क्या होता है? जो ऋण लेता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। जो ऋण लेता है, ऋणी का मतलब क्या है? जो ऋण लेता है। जो ऋण का मतलब होता है लोन, ठीक है। जो लोन लेता है उसके लिए अच्छी होती है ये। जो लोन लेता है ना, उसके लिए महंगाई अच्छी होती है। कैसे अच्छी होती है, जरा इसको समझिए, इसको जरा समझिएगा, इसको जरा समझिएगा कि एक और लेके आ जाओ, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा कि ऋणी के लिए महंगाई कैसे अच्छी होती है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, या आपका जो दोस्त है ना, उसको आप समझ लीजिए, है ना, कि आपका जो दोस्त है उसने मान लीजिए 2010 में आपसे 5,000 रुपए लिए थे। कितने रुपए लिए थे? 5,000 रुपए लिए थे, ठीक है। चलिए छोटा आंकड़ा ले लेते हैं ताकि और चीजें स्पष्ट रहे। मान लीजिए 2010 में आपके दोस्त ने आपसे 5 रुपए लिए थे। कितने रुपए लिए थे? 5 रुपए, ठीक है। आपसे लोन लिया था 5 रुपए। एक छोटा आंकड़ा जान करके मैं समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां पर 2010 में आपके दोस्तों ने 5 रुपए लिए थे आपसे, और इस समय 5 रुपए में, ध्यान रखिएगा 2010 की मैं बात कर रहा हूं, इस समय 5 रुपए में बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते थे। जैसे 5 रुपए में आप क्या क्या लेके आ जाते थे, तो ध्यान रखिएगा 5 रुपए में आप यहां पर मान लीजिए कि 5 रुपए में आप जो है वह 10 पेन लेकर के आ जाते थे, ठीक है। या मान लीजिए इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दें आपको
कि 5 रुपए में आप 2 या 3 पेन ले आते थे। कितना पेन लेकर के आ जाते थे? 3 पेन। यानी कि 5 रुपए में आप 3 कलम जो है या पेन जो है वह खरीद सकते थे। और 2020 में, अब 2010 की बात छोड़ रहा हूं, आपका जो दोस्त है उसने 2020 में आपको वापस से आपको 5 रुपए दे दिए कि ले भाई, मैंने जो 10 साल पहले तेरे से 5 रुपए उधार लिए थे वो ले ले, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि भैया 5 रुपए में, ये 5 रुपए आपको दिए, तो यहां पर 5 रुपए में मात्र एक पेन आ रहा है। कितना पेन आ रहा है? एक ही पेन आ रहा है। मतलब 2010 में 5 रुपए से आप कितना पेन खरीद लेते थे? 3 पेन खरीद लेते थे। और अभी 2020 में आप 5 रुपए से कितना पेन खरीद पा रहे हो? एक ही खरीद पा रहे हो। बताओ कितना पेन कम खरीद पा रहे हो? 2 पेन कम खरीद पा रहे हो। तो ऋणी को क्या होगा यहां पर? कोई बात, तो ऋणी को क्या होगा यहां पर? लाभ होगा। ऐसे ही लाभ होगा, क्योंकि ऋणी व्यक्ति जो है उसने पहले 2 पेन एक्स्ट्रा खरीद लिया आप ही के पैसों से, और जब उसको पूर्ति हो गई, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है, तब उसने क्या करा? एक ही पेन खरीदा। तो सबसे पहली बात यह है कि ऋणी को इस प्रकार यहां पर लाभ होगा। यह बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति में या महंगाई में कौन सा वर्ग जो है वह कहें कि सकारात्मक या लाभ में होता है, तो ऋणी लाभ में होता है। सबसे पहली बात, कौन लाभ में होता है? तो ऋणी इसमें लाभ में होता है। ठीक है, स्पष्ट है? चलिए, अब ये तो ऋणी की बात हो गई है, ठीक है। मैं इसको जरा थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, यहां पर मैंने कर दिया है, अगर आपको समझने के लिए कोई दिक्कत हो तो पहला मैंने लिखा ऋणी लाभ में होता है, ठीक है। ये ए बिंदु हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बी बिंदु की। चलो, आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि ऋणी लाभ में होता है। दूसरा, जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग, उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर वर्ग, है ना। तो उत्पादक वर्ग, या इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ठीक है। जो उत्पादक है, जो चीजों को उपजाता है या चीजों का उत्पादन करता है। उत्पादक किसे कहते हैं? जो चीजों का उत्पादन करता है, जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक है। वस्तुओं का उत्पादन करेगा, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके घर पे आपके पिताजी जो है वो पेन की फैक्ट्री के मालिक है, वो उत्पादन कर रहे, वस्तु का, पेन का उत्पादन कर रहे, तो वे तो लाभ में होंगे ना अगर महंगी होगी तो। अगर पेन 5 रुपए से 7 रुपए का मिलेगा तो उनको तो ज्यादा ही बेनिफिट है, अगर 10 का मिलेगा तो और ज्यादा बेनिफिट है। आ रही बात समझ में? तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो उत्पादक वर्ग जो है वह भी इसमें लाभ में रहता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, वह है बिजनेसमैन, या बिजनेसमैन को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यापारी। तो व्यापारी या बिजनेसमैन, व्यापारी या बिजनेसमैन, ठीक है, ये याद रख लेना है दोस्तों। व्यापारी या बिजनेसमैन जो है ये भी लाभ में रहता है मुद्रास्फीति में, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापारी तो अपने लाभ को देखते हुए ही चीजों को बेचेगा, ठीक है। उसको तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए ऐसा काम यहां पर होगा। तो और अगला है किसान, क्योंकि किसान भी एक उत्पादक है, तो आप लिख सकते हैं किसान। किसान का मतलब है फार्मर, ठीक है। जो किसान है वह तो डायरेक्टली चीजों का उत्पादन करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। आप लोग अब ये कमेंट मत करना सर किसान कहां महंगाई में अच्छा होता है, बेचारा गरीब होता है, उसको तो सामान नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, आपको याद रखना है, परीक्षा में आएगा आपकी, कि किसान वर्ग जो है या व्यापारी वर्ग जो है या उत्पादक वर्ग जो है या ऋणी व्यक्ति जो है, यह महंगाई में या मुद्रास्फीति में क्या होते हैं? लाभ में होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये काय में होते हैं? लाभ में होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये सकारात्मक प्रभाव इसके हो गए। इनको जरा उतार लीजिए आप लोग, इनको उतार लीजिए। एक बार फिर से बता दें, मैंने आपको बताया कि जो ऋणी होता है, ऋण लेता है, वह व्यक्ति लाभ में होता है, ठीक है। कैसे लाभ में होगा? क्योंकि उसने 2010 में 5 रुपए किसी से लोन लिया था, और उस समय 5 रुपए से आप 3 पेन खरीद पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद 2020 में जब उसने अपने दोस्तों को वापस से 5 रुपए दिए कि ले भाई, मैंने 10 साल पहले तेरे से 5 रुपए उधार लिए थे, उस समय 5 रुपए का केवल एक ही पेन खरीद रहा था। तो मुझे बताओ, यहां पर 2 पेन एक्स्ट्रा खरीद रहा था। 2 पेन क्या खरीद रहा था? 2 पेन एक्स्ट्रा खरीद रहा था ना यहाँ पे, तो 2 पेन एक्स्ट्रा खरीद लिए उसने उस समय, अब एक ही खरीद पा रहा है, तो इसलिए लाभ में होता है। उत्पादक वर्ग का मतलब होता है कि जो चीजों का उत्पादन करता है वह इसमें लाभ में होता है, क्योंकि चीजों का उत्पादन करेगा तो बेनिफिट भी उतना ही ज्यादा उसको मिलेगा महंगाई में, ठीक है। वहीं पर व्यापारी या बिजनेसमैन होता है तो वह तो अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहेगा, ठीक है। तो वो भी क्या होता है? इसमें लाभ में होता है, ठीक है। अगला लिखिएगा जरा, अगला है किसान। तो किसान जो है वो तो खुद उत्पादन करता है ना, किसान तो खुद प्रोडक्शन करता है चीजों का, गेहूं का प्रोडक्शन करेगा, वो कपास का प्रोडक्शन करेगा, सारी बातों का प्रोडक्शन करेगा। प्रशांत चौधरी जी कह रहे हैं सर इंटरेस्ट भी तो देगा। 5 रुपए में क्या इंटरेस्ट देगा वो बताइए? 5 रुपए में क्या इंटरेस्ट देगा? उसका काम तो हो रहा ना तात्कालिक। चलिए, आ रही बात समझ में? तो ये वर्ग जो है वह लाभ में रहेंगे, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, इसके नकारात्मक प्रभाव की हम चर्चा कर लेते हैं। और नकारात्मक का मतलब क्या होता है? हानि, ठीक है।
तो इसका जो दूसरा प्रभाव है नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हानि या नेगेटिव इंपैक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नकारात्मक प्रभाव किस किस पर रहेगा जरा वो समझिएगा। मुझे बताइए, वहां पर हमने एक शब्द लिखा था ऋणी, ऋणी मतलब जो डेबिटर्स है, जो लोन ले रहे हैं वो लाभ में है, तो यहां पर जो लोन देने वाला है ना वह नुकसान में होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, ऋणदाता, ऋणदाता, और ऋणदाता को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। उसका जस्ट उल्टा है यहां पर नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि ये तो बेचारा 5 रुपए दिए थे उस समय, इससे गलती हो गई थी किसने दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, तो ध्यान रखिएगा, वहां पर उत्पादक वर्ग था, जो प्रोड्यूसर वर्ग था वो वहां पर था, यहां पर उपभोक्ता, आप और हम दोस्तों, ठीक है। बड़ी समस्या है, न तो हम टमाटर का उत्पादन करते हैं न गेहूं का उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब चीजें महंगी हो जाती तब हमें तो महंगी मिलेगी, भाई हमारे पास तो खेत नहीं है कि हम टमाटर का उत्पादन वहीं पर कर ले और वहीं पर खा ले। तो जो उपभोक्ता, उपभोक्ता को हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, जो चीजों का उपभोग करे, जो चीजों का सेवन करे, चीजों को खाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे उपभोक्ता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपभोक्ता। और तीसरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बचत पर, किस पर पड़ेगा, बचत पर। बचत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेविंग। मुझे बताइए, अगर महंगाई नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी तो मेरा मतलब यह है, पहले लिखिए बचत पर, बचत पर, और बचत को हम लोग क्या बोलेंगे, सेविंग। मुझे बताइए, अगर टमाटर 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो मिल रहे हैं और अभी जो कंडीशन थी वो थी 160 रुपए किलो या 200 रुपए किलो, तो कहां पर 20 रुपए और कहां पर 200 रुपए किलो, ठीक है। अगर 20 रुपए किलो मिलते तो मेरे 180 रुपए बच जाते, ठीक है, और अगर 200 रुपए किलो है तो मेरे 180 रुपए एक्स्ट्रा हुए, मतलब मेरी इनकम कुल मिलाकर जो मेरी सेविंग है उस पर तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि अगर महंगी चीजें होगी तो मेरी बचत में से मुझे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो बचत पर भी नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं ये सारी की सारी, आपको याद करना, आपकी परीक्षा में आती है, ठीक है। अब चौथा जो है वह लिखिएगा निश्चित आय वाले, निश्चित आय वाले लोगों पर, निश्चित आय, एक सर्टेन इनकम वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी, तो निश्चित आय वाले लोगों पर, निश्चित आय वाले लोगों पर, ठीक है, इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा। भैया जिसकी इनकम 5,000 रुपए महीना कमाता है, और जब टमाटर 20 रुपए किलो बिकता है तब भी 5,000 रुपए महीना कमाता है, और जब टमाटर जो है वह 200 रुपए किलो बिकता है तब भी 5,000 रुपए महीना कमाता है, तो मुझे बताओ कि उसकी आय तो निश्चित है, उसकी तो एक सर्टेन इनकम है, ठीक है, लेकिन फिर भी चीजें क्या होगी, महंगी मिलेगी। आ रही बात समझ में? सर क्या हो, ये कमेंट क्या है, लेकिन सर आजकल के लोन देने वाले व्यक्ति को लाभ होता है, तो आप बता रहे हैं कि लोन लेने वाले को लाभ होता है। मेरे मित्र, मैंने आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझे, आप वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो निश्चित आय वाले जो लोग हैं उन पर भी कैसा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ा दोस्तों, आप और जो आपके साथी लोग हैं, ठीक है, वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो है बेरोजगार पर। क्या है, बेरोजगार पर। पहले तो ऑलरेडी बेरोजगार है, उसके पास काम है नहीं बेचारे के पास, नहीं कोई पैसा है, ठीक है, तो उसको और महंगाई का सामना करना पड़ गया। पहले से पैसा ही नहीं है, बेरोजगार है, और पता चला कि चीजें और ज्यादा महंगी हो गई है, तो उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए जरा एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं ये सारी बातें। मैंने कहा कि महंगाई किसके लिए खराब होती है, तो सबसे पहला है ऋणदाता के लिए खराब होती है। ऋणदाता मतलब जो लोन देता है, तो जिसने लोन दिया है उसके लिए महंगाई खराब है, ठीक है। दूसरा, उपभोक्ता, जो चीजों को खाएगा, जो चीजों का उपभोग करेगा, ठीक है, उसके लिए भी महंगाई खराब है। तीसरा, बचत पर, और बचत का मतलब क्या है, तो बचत का मतलब यह है कि जो सेविंग है, ठीक है, वह ज्यादा से ज्यादा खर्च हो जाएगी, मतलब कम बचेगी, तो जितना ज्यादा महंगी होगी चीजें तो हमारी बचत पर भी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि जब मेरी इनकम, देखिए समझिएगा, निश्चित आय वाले लोगों पर मेरी जो इनकम है वह 5,000 रुपए मान लीजिए, ठीक है, और टमाटर का जो रेट है वो 20 रुपए है, 20 रुपए किलो, और एक समय ऐसा आया था कि 200 रुपए किलो हो गया था, तो मेरी इनकम तो सेम थी, लेकिन टमाटर का भाव जो है वो बढ़ गया, तो महंगाई हो गई यहां पर। जब यहां महंगाई हुई तब मेरी बचत पर तो प्रभाव पड़ा ना, आ रही बात समझ में? तो यह भी बिंदु यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। और चौथा जो आपके लिए बना हुआ है, पांचवा जो है वो बेरोजगार। बेरोजगार का मतलब है कि पहले ही बेरोजगारी है, पहले ही हमारे पास कोई रोजगार नहीं है और चीजें और ज्यादा महंगी हो गई है, ठीक है, तो इस पर भी हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सर हर जगह मजदूरी पिसता है, इकोनॉमी में मजदूर
नहीं पीसता है, थोड़ा ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ये नकारात्मक प्रभाव हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके मापन की, ठीक है। अगला और लास्ट टॉपिक है हमारा वो मापन है, ठीक है। तो जरा इसको हम पढ़ के खत्म ही कर देते हैं। इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का जो मापन है, मेजरमेंट है, वो किन किन विधियों से किया जाता है, जरा वो आप समझ लीजिएगा। इसका मापन दोस्तों 2 विधियों से किया जाता है। कितनी विधियों से किया जाता है? 2 विधियों से किया जाता है, ठीक है। आपके काम की चीजें, यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ठीक है। इसका जो मापन है वो 2 विधि से किया जाता है, और 2 विधि में से सबसे पहली विधि जो है उसको हम बोलते हैं WPI। WPI को हम इंग्लिश में बोलते हैं होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। और दूसरा जो आपका दूसरी विधि है उसको हम बोलेंगे CPI, और CPI को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसके लिए हमारे पास में एक हिंदी शब्द है जिसका नाम क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो केवल इतना ही ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत में जो है मुद्रास्फीति, उसकी गणना के लिए केवल 2 विधि है। एक विधि आपकी WPI को हम लोग क्या बोलते हैं? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं या थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं। भारत में जो मुद्रास्फीति की गणना होती है वह WPI से होती है, ठीक है। यहां पर मैं एक बिंदु लिख भी दे रहा हूं कि भारत में इन्फ्लेशन की गणना में प्रयोग, तो भारत में मुद्रास्फीति की गणना में किसका प्रयोग किया जाता है? तो WPI इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, या WPI का प्रयोग किया जाता है, होलसेल प्राइस का प्रयोग किया जाता है। आपने सबने देखा होगा कि जब वस्तुएं बनती है तो वस्तुएं कहां से बनती है? फैक्ट्री से बनती है, ठीक है। तो फैक्ट्री से बनी, समझिएगा इस बात को, फैक्ट्री से बन करके ये जो वस्तुएं वो होलसेल मार्केट में आती है। कहां पर आती है? होलसेल मार्केट, यानी कि थोक बाजार में आती है, और थोक बाजार से ये वस्तुएं कहां पर जाती है? तो रिटेल मार्केट में जाती है। कहां पर जाती है? रिटेल मार्केट में, ठीक है। और रिटेल मार्केट के बाद में कहां पर जाती है? तो कंज्यूमर के पास जाती है, ठीक है। ये कंज्यूमर के पास जाती है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता के पास जाती है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति है या महंगाई है उसकी गणना के लिए होलसेल मार्केट या होलसेल इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। केवल इतनी सी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ बातें हैं जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ठीक है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया जरा वो भी देख लीजिए आप लोग। कारण मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको दोनों प्रभाव पढ़ा चुका हूं, इसके मापन भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सारी बातें सबसे महत्वपूर्ण है, और आज की परीक्षा से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रख लीजिए। 30 तारीख को मेरी मैराथन है, उस मैराथन में भी आप लोग जुड़ सकते हो। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अभी तक जितने टॉपिक हमने कर लिए हैं, शायद कल या परसों वाला जो चैप्टर है, ऐसा करते हैं कि कल ही विचार करते हैं इस पर। आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपकी परीक्षा में एक दिन करवा दूंगा, आपकी क्लास में एक दिन करवा दूंगा, है ना। उसके बाद में अब हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो बैंक का रहेगा। अब हम बैंकिंग सेक्टर पर आ जाएंगे, ठीक है। डिसइंफ्लेशन क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन का उल्टा डिसइंफ्लेशन होता है, ठीक है। इसको भी हम चर्चा करेंगे, कल करेंगे लेकिन, ठीक है। तो आज इतनी सारी बातें मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको गति के आधार पर मुद्रास्फीति बताई है, मैंने आपको बताया है। उसके बाद में मुद्रा की क्रय शक्ति के बारे में आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको इसके कारण को बताया है कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके प्रभाव को बताया, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों को ही बताया, ठीक है। उसके बाद इसका मापन कितनी विधियों से किया जाता है, ये सारी बातें बताने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं कल इसको डिस्कस एक बार और आपके साथ कर लूंगा। सर, पंचवर्षीय योजना और जनगणना भी कराओ। मेरे भाई सब होगा यार, इतना क्यों लोड लेते हो आप लोग? पहले से इतना गरम गरम मत खाओ। नीरज जी, डिसइंफ्लेशन क्या होता है? नीरज जी कल पढ़ेंगे इसके बारे में। सर, सीपीआई क्या होता है? सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो उपभोक्ता जिन चीजों का उपभोग करता है, जिन चीजों को खाता है, उसे सीपीआई के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने कोशिश करी है पूरी तरीके से समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे
बता सकते हैं इसी कक्षा के अंतर्गत, या जो भी है मैं आपको कल एक बार पुनः बता दूंगा, आपके जो मैसेज देख लूंगा उसके बाद। ठीक है, तो चलिए फिर, जय हिंद सभी को, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं कल आपसे।